हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड के इस चैनल में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th ऑफ नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखियो। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। कैसे आपको ये करंट अफेयर मिलेगा, किस तरह की चीजें मिलेंगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा वीकली सेक्शन, जिसमें 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वीकली अटेम्प्ट करोगे। एक होगा मंथली सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दे रहे हैं। मतलब एक टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो हम आपको 3 सेक्शन देंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें बैंकिंग और इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगी, और इसका क्विज जो है वो आप एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे मंथली बेसिस पे। इसी तरह से जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, साथ में इसमें क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिर्फ अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि हम वो करंट अफेयर कवर कर देंगे जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आप अभी अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जो है 14th एंड 15th ऑफ नवंबर 2021 का। और उससे पहले कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन को स्टार्ट करें, आपको लाइक करना होगा वीडियो को, आप शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में एक पोजीशन होती है जिसमें न्यू सेक्रेटरी जनरल, आप कह सकते हो सेक्रेटरी जनरल एक पोजीशन है। तो नए जो अपॉइंट किए गए उनका नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना आपको यहाँ से दिख रहा है। और वो अपॉइंट किए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी, मतलब आंसर क्या होगा इनका, पीसी मोदी। पीसी मोदी आपने शायद नाम सुना होगा। ये पुराने, आप कह सकते हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं। लेकिन अभी इनको नया सेक्रेटरी बनाया गया है राज्यसभा का, और याद रखना कितने टाइम के लिए बनाया गया है, 1 साल के लिए इनको ये सेक्रेटरी का पद मिला है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले पीपी के रामाचर्लू थे। कौन थे, पीपी के रामाचर्लू, जो कि अब क्या बन चुके हैं, अब बन चुके हैं, उनको एक नया पद जो है वो दे दिया गया है, एडवाइजर का पद दे दिया गया है राज्यसभा में। लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है जो कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक बार सुन ले ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप ऑप्शन से उसको टिक कर सको। तो पीपी के रामाचर्लू जो है वो उनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया राज्यसभा का, वो भी 1 साल के लिए। और पीपी के चर्लू, जो कि पहले सेक्रेटरी जनरल थे राज्यसभा के, अब जो है वो नहीं रहे। अब पीसी मोदी जो है वो क्या बन चुके हैं, जो सीबीडीटी के पुराने चेयरमैन थे, वो बन चुके हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ये चीजें आपने याद रखनी है। और साथ ही साथ आपने जो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं, ये भी याद रखोगे। लाइक रितेश चौहान, ये नाम शायद आपने रिसेंटली सुना हो, क्योंकि इनको रिसेंटली बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मीरा मोहंती, आप ये नाम दिख रहे हो, तो इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ के अंदर, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। और अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि सीईओ बने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ईईएसएल कहते हैं, इसका मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, कौन सी कंट्री के आर्मी चीफ को इंडिया की तरफ से जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का एक ऑनरेरी रैंक जो है वो दिया गया है, हमने उनको सम्मानित किया है इस रैंक से। और ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिया है, और रिसेंटली एक राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी हुई थी, तो उसके बेस पे जो है वो ये दिया गया है। तो याद रखना है कौन सी कंट्री के आर्मी चीफ को इंडिया का जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का जो ऑनरेरी रैंक है वो दिया गया है, और रामनाथ कोविंद जी ने ये टाइटल उनको दिया है, और वो है नेपाल के आर्मी चीफ।
तो उनका नाम भी जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना आपने, नाम है उनका प्रभु राम शर्मा, प्रभु राम शर्मा। और किस तरह से याद रखोगे, प्रभु राम से जो है वो आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा आपको ऑप्शन में ढूंढना जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये रैंक जो है वो उनको मिला है क्योंकि ये 4 दिन के जो है वो इंडिया के टूर पे थे। इन्होंने, जो हमारे आर्मी के चीफ हैं जनरल MM नरवाने जी, तो उन्होंने इनको इनवाइट किया था, तो ये इंडिया आए और इनको ये ऑनरेरी रैंक जो है वो दिया गया। और इवन ये इंडिया और नेपाल का जो डिफेंस रिलेशन है उसको भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, उसको भी जो है वो और बेहतर करेगा। और नेपाल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, खास करके कोस्टल एरिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि नेपाल ने जो सामान मंगवाना होता है या भेजना होता है वो इंडिया के ही पानी के रास्ते का यूज़ करता है और उसी के थ्रू वो नेपाल तक जो है वो पहुंचती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन को ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। और नेपाल की प्रेसिडेंट आपको पता है कौन है, विद्या देवी भंडारी जी, विद्या देवी भंडारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं दोस्तों प्रभु राम शर्मा जी, और रामनाथ कोविंद जी को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इज रिसेंटली इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसको 1947 में, जब देश आजाद हुआ था इंडिया उस ईयर में, तो याद भी रहेगा, इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना यूनाइटेड नेशन की तरफ से की गई थी 1947 में। तो इसमें क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो आपस में वोट करते हैं अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे इंडिया का एरिया जो आता है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप आता है, तो ऐसे ही नॉर्थ अमेरिकन एरिया, तो अलग अलग एरियाज में से वोटिंग होती है। और एशिया पैसिफिक ग्रुप में इंडिया के एक बंदे को हाईएस्ट वोटिंग मिली है। तो इसका मतलब जो 192 मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसकी मेंबर है, तो 192 जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें वोटिंग हुई, तो 163 मेंबर्स ने वोट किया कि किसको बना दो, बिमल पटेल को बना दो। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिमल पटेल जो कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन में इलेक्ट हुए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1 जैन 2023 से स्टार्ट होगा और 2027 तक जाएगा, मतलब ये 5 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप में और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया के बिमल पटेल को सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 163 वोट्स हुई हैं 192 में। वोटिंग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप में इंडिया को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं। लेकिन जो बाकी पद आप यहाँ पे देख रहे हो जिनको मिले हैं, लाइक BC पटनायक आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये रिसेंटली वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए गए हैं किसके, LIC के, याद रख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। PK पुरवार, इनको रिसेंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है MTNL, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। ER शेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, 2022-2021 में आपको ये क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी आएगा। ये पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो हमारे पास ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट बना है, याद रखना है, जो ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट बना है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो बोर्ड है उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, 7 थे उनको हमने इकट्ठा कर दिया, अब हमने क्या बना दिया, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट बना दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ER शेख को बनाया गया। और ये सारी अपॉइंटमेंट याद रखनी है, बिमल पटेल का थोड़ा सा चेहरा याद रखें ताकि आपको एग्जाम में एकदम से जो है वो रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि विजुअल मेमोरी जो है वो हमारी ज्यादा होती है। तो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन उससे पहले सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नेवीज ऑफ इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 32nd एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई है, जिसको हम कॉर्पेट एक्सरसाइज भी कह देते हैं। तो आपने बताना है कि ये 32nd एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट एक्सरसाइज, जो कि साल में 2 बार होती है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, एक इंडिया है और दूसरी कंट्री कौन सी है दोस्तों, थाईलैंड है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो ये दोनों कंट्रीज के रिलेशन को इंप्रूव करेगा। और अगर आप देखोगे कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो INS करमुक ने जो है वो इंडिया की तरफ से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और आप याद रख सकते हो कि बाई एनुअली एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होती है, और ये 2005 से लगातार जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रही है। और ये कहां पे हुई है एक्सरसाइज, ये भी आप याद रख सकते हो। ये एक्सरसाइज इस बार जो है वो अंडमान सी में हुई है, मतलब हमारा जो अंडमान निकोबार का एरिया है उसके अगर राइट साइड पे आप देखोगे तो अंडमान सी आपको दिखेगा, तो वहां पे ये हुई है। और दोनों कंट्रीज में इस तरह की एक्सरसाइज का मतलब है कि दोनों कंट्रीज की नेवीज में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। दोनों कंट्रीज जो हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोक सकती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसको रोका जा सकता है, मैरीटाइम टेररिज्म को रोका जा सकता है, आर्म्ड रोबरी को रोका जा सकता है, पायरेसी को रोका जा सकता है। तो इन सारी चीजों को रोका जा सकता है क्योंकि हम नेवी को जो है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में।
और डिफेंस मिनिस्टर आपको पता है राजनाथ सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, लखनऊ। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहां पे आप देख सकते हो 32nd एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी, हु वन वियना ओपन 2021। तो वियना आपको पता है कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो आपने मुझे बताना है कि ये टाइटल किसने जीता। और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रतियोगिता से है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है। और ये एक जर्मन प्लेयर हैं जिन्होंने इसको जीता है, नाम क्या है उनका, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। तो याद रख सकते हो, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है। और ये इनका 5th टाइटल है, 5th एटीपी टाइटल है, इसको भी आप याद रख सकते हो। और वैसे इनका ये 18th टाइटल है ओवरऑल, इस आप कह सकते हो इस तरह के टाइटल्स को जीतने में। और वियना ओपन की एक खासियत है कि इसको दूसरे नाम से भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको आर्स्ते बैंक टूर्नामेंट या ओपन भी कहा जाता है। आर्स्ते बैंक एक आप कह सकते हो जर्मन बैंक है जिसने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया था, जिसके कारण इस टूर्नामेंट का नाम जो है वो इस नाम से भी जाना जाता है, आर्स्ते बैंक ओपन 2021। तो किसने जीता, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। बस सिंपल क्वेश्चन याद रखना है। और यहां पे भी आप देख सकते हो ये वियना ओपन जो है वो हर साल अक्टूबर, लेट अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग में जो है वो खेला जाता है। और वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर्स जो हैं वो बेसिकली इसमें जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। और करंटली जो है वो आर्स्ते बैंक इसका स्पॉन्सर है, इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, आर्स्ते बैंक ओपन 2021। और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो है वो 3rd रैंकिंग में है ओवरऑल एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, किसी भी तरह से इसको याद रख लें। और इतना ही याद रखें, क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन जो आ सकता है, इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2022। 2022 में होगी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, और पहली बार होगी। और ये चैंपियनशिप दोस्तों योग की बात हो रही है, तो कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है कि ये अनाउंसमेंट हुई कहां पे है, क्योंकि ऑलरेडी एक योग आसन की चैंपियनशिप हो रही है जो कि नेशनल लेवल पे हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया जो है वर्ल्ड योगासन को जून 2022 में होस्ट करेगा, क्योंकि हम जो है वो 21 जून को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अनाउंसमेंट कहाँ पे हुई है, ये हुई है फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हो रही है, भुवनेश्वर में, ओडिशा में। तो एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है कि पहली बार फिजिकल तौर पे नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे हुई है। तो ये हुई है दोस्तों भुवनेश्वर। जगह पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, स्टेट भी आपसे पूछी जा सकती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये फिजिकल फॉर्म में हो रही है। इससे पहले ये 2020 में भी हुई थी, लेकिन तब जो है वो वर्चुअल हुई थी, मतलब तब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं हुई थी, इसलिए हम फर्स्ट फिजिकल लिख रहे हैं। अदरवाइज ये दूसरी बार जो है वो हुई है। तो ये सेकंड नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, लेकिन पहली बार जो है वो वर्चुअली हुई थी 2020 में। और इसमें 500 से भी ज्यादा कंपटीटर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक बात और याद रख सकते हो कि योगासन स्पोर्ट जो है, चाहे वो मेल कैटेगरी के अंदर हो चाहे फीमेल कैटेगरी के अंदर हो, उसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर भी जो है वो लिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि हरियाणा उसको होस्ट कर रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, तो उसमें भी योगासन को इंक्लूड किया गया था। और इसी चैंपियनशिप के दौरान जो कि ओडिशा में हुई है, उसमें वर्ल्ड की पहली रूल बुक जो कि योगासन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसके रूल्स हैं वो इशू किए गए हैं, ताकि हम इस योगासन को आगे जाके किसी ओलंपिक्स का पार्ट बना सके, मतलब ओलंपिक स्पोर्ट्स का हिस्सा बना सके। क्योंकि इंडिया को उम्मीद है कि हम कभी ना कभी ओलंपिक्स का हिस्सा इसको बना लेंगे, चाहे वो 2024 की पेरिस ओलंपिक्स हो, चाहे 2000 आप कह सकते हो 28 की हमारे पास लॉस एंजल्स हो, तो कोई भी हमारे पास आगे वाली ओलंपिक्स है उसमें हम किसी न किसी तरह से इसको हिस्सा बना सके। इसी से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड ए न्यू हेल्थ केयर स्कीम नेम्ड निर्मय योजना। तो इसमें कीवर्ड तो आपको यहां से क्लियर है, निर्मय योजना किस स्टेट ने स्टार्ट की है, और ये हेल्थ केयर स्कीम है, ये याद रखना है। और ये स्टार्ट किया दोस्तों रिसेंटली गुजरात ने, मतलब जो इनके नए चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। क्या है इस स्कीम के अंदर, लेकिन इस स्कीम के अंदर जो सबसे पहले बताया गया कि उन लोगों की जांच की जाएगी जो 30 से ऊपर हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से पीड़ित हैं। मतलब उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो 30 से ऊपर हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो उनमें आ सकती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो उनको शुगर मतलब डायबिटीज हो सकती है, उनको अनीमिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो कि आम बीमारियों के तौर पे अब इनको गिना जाने लगा है।
तो इनसे बचाना है जो 30 से ऊपर है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा स्टेट को, इन लोगों की जांच करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो 30 से ऊपर हैं वो अपना फ्री हेल्थ केयर चेकअप करवाएंगे, फ्री हेल्थ केयर चेकअप जो है वो करवा सकते हैं। अब अगर फ्री हेल्थ केयर चेकअप करवाएंगे तो उनके लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो प्राइमरी या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाके वो अपना चेकअप करा सकते हैं, कोई टेस्ट करवाना है वो करवा सकते हैं, और अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हैं उसको जो है वो चेक करवा सकते हैं। और इवन स्पेशली इसके लिए एक दिन रखा गया है कि जो फ्री डायग्नोसिस होगा वो प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हर फ्राइडे को हुआ करेगा। ऐसे नहीं कि हम मंडे चले गए, ट्यूसडे चले गए, फ्राइडे, क्योंकि रश कम होता है फ्राइडे को जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, क्योंकि आगे सैटरडे संडे की मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो है वो छुट्टी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है वो फ्राइडे रखा गया है इसमें। और फ्राइडे को ममता दिवस के नाम से जाना जाता है, ममता दिवस। और पेशेंट जो है उनको निर्मय कार्ड्स दे दिए जाएंगे ताकि उनकी हेल्थ डिटेल जो है वो उसमें स्टोर भी रहे। तो ये आपने याद रखना है। और टारगेट है कि 3 करोड़ लोगों को जो गुजरात के हैं इसमें शामिल किया जाएगा, मतलब टारगेट है कि इतने लोगों को कवर कर लिया जाए ताकि बीमारी से कोई भी पीड़ित जो है वो ना रह सके। और गुजरात कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा जो है वो भी लॉन्च की है। अब इसका क्या लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है कि 500 करोड़ के आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा मतलब गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। तो 500 करोड़ के जो काम हैं गांव में होने हैं, रूरल एरियाज में होने हैं, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में होने हैं, वो कामों को कंप्लीट किया जा सके, तो इसलिए आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा जो है वो आयोजित की गई है। और आपने याद रखना है, खास करके जो गुजरात के स्टूडेंट है इस लाइन को याद रखेंगे, यहां से पूछा जा सकता है गुजरात के लिए। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर आपको पता है आचार्य देवव्रत जी हैं, और साथ ही साथ आप याद रखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। यहाँ पे मिलेगा आपको मेरीन नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों के चारों याद रखने आपने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है या एक आप कह सकते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई नाम के साथ, ताकि डिजिटल कलेक्शंस या सेटलमेंट फंड्स की जो हैं वो की जा सकें इस बैंक के द्वारा। मतलब आप कह सकते हो ई नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो ई मंडीज हैं, जो हमारी आप कह सकते हो ग्रेन मार्केट्स हैं, उनको जो है वो ऑनलाइन हमने ट्रांसफर कर रहे हैं ई नाम के थ्रू। और उसमें जो भी पेमेंट्स होंगी, चाहे वो कोई किसान कर रहा है, चाहे वो कोई ट्रेडर कर रहा है, चाहे वो कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो उनकी पेमेंट्स को ये बैंक जो है वो करेगा। और ये बैंक कौन सा है, HDFC बैंक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, बी होगा। तो एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस जितनी भी ई नाम में होंगी वो सारी की सारी HDFC जो है वो उनका सोल्यूशन देगा। और इसमें खास उन लोगों के लिए है क्योंकि अगर आप देखोगे फार्मर ज़्यादातर रूरल एरिया में रहते हैं, तो रूरल एरिया में कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, कौन कौन से लोग वहां पे बैठते हैं, किससे आप मिल सकते हो, ये सारी फैसिलिटी HDFC आपको पहले ही बता देगा। मतलब 50% ब्रांचेस की जो फुल डिटेल है, जो कि सेमी अर्बन एरिया में कह सकते हो या रूरल एरिया में कह सकते हो, उनकी सारी चीज़ें जो है वो ई नाम प्लेटफॉर्म पे जो है वो उपलब्ध होंगी। और फार्मर्स और ट्रेडर्स कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं जो HDFC की इस ब्रांच की हेल्प ले सकते हैं। और इसमें आप कह सकते हो कि चाहे वो फार्मर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेडर हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इवन कमीशन एजेंट हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, चाहे कोई भी है, मंडी लेवल पे कोई भी बंदा है, वो अपने फंड्स को जल्दी से जल्दी जो है वो सेटल कर सकता है। तो HDFC बैंक है ये दोस्तों। और आप याद रख सकते हो कि 2001 में HDFC एक ऐसा पहला बैंक बना था, पहला एजेंसी बैंक बना था जो कि टैक्स कलेक्शन करेगा CBDT की। ये ऑलरेडी 2001 की बात है, मतलब आप कह सकते हो एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि उसकी टैक्स कलेक्शंस को डिजिटाइज करने में HDFC का योगदान रहा, और ये पहला बैंक बना 2001 में, ये भी आप याद रख सकते हो। और HDFC का गठन जो है वो 1994 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इसके MD और CEO शशिधर जगदीशन है, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। याद रखोगे, बी आंसर होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो HDFC बैंक इंटीग्रेटेड विद गवर्नमेंट्स ई नाम प्लेटफॉर्म, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो सके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, ताकि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि सबको पता है कि कोविड-19 के कारण बहुत बड़ी मार जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ी है। तो इन्होंने अब एग्रीमेंट साइन किया है IRCTC के साथ। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। IRCTC का मतलब है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इनके साथ टाई अप किया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अकोमोडेशन यूनिट्स हैं, जहां पे आप रह सकते हो,
वो अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करें जो भी अकोमोडेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ऑनलाइन ट्रेवलर लाइक बुक करते हैं उनको पता लग सके कि यहाँ पे ये लोग हैं, और सरकार को भी पता लग सके कि ये लोग अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार जो भी इसमें रजिस्टर्ड होगा उनको फायदा पहुंचा सकती है। तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है ताकि वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को और आगे ले जा सके। तो एक्सटेंसिव कवरेज ऑन अकोमोडेशन यूनिट्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर साथी फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। तो आपने जो है वो साथी के अंदर रजिस्टर करना है ताकि जो लोग हैं वो देख सकें कि कौन कौन से जगह पे रहने योग्य जो है वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। तो अगर साथी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होंगे तो वो आसान हो जाएगा। और बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो आईआरसीटीसी हो चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो, वो दोनों अकोमोडेशन यूनिट्स जितने भी हैं उनको इनकरेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, निधि प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, और साथ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर लें, रजिस्टर कर लें। अगर इसके ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं तो सरकार की एक तरह की मान्यता मिल जाएगी आपको, और आप जो है वो अपने हिसाब से तो काम कर ही सकते हो, और कभी कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर सरकार आपकी हेल्प भी कर सकती है अगर आप रजिस्टर्ड होगे। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑलरेडी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर चुकी है, जैसे इजी माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप के साथ टाई अप कर चुके हैं, यात्रा.com के साथ कर चुके हैं, मेक माई ट्रिप के साथ कर चुके हैं, गो आईबीबो के साथ कर चुके हैं, ताकि टूरिज्म सेक्टर के अंदर हम उसको बेहतर बना सकें। और आईआरसीटीसी के बारे में याद रख सकते हो, इसके जो चेयरमैन हैं वो रजनी हसीजा हैं, रजनी हसीजा, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली। और इसी के साथ आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को जरूर याद रखें, और इनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है, जी किशन रेड्डी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पे है दोस्तों, तेलंगाना के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे काम कर सकें दोनों मिलके। और ये टाई अप जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और दोनों मिलके इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही अच्छे सेक्टर के तौर पे सामने आए, और आप कह सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के आविष्कार करेंगे जिसमें लो कार्बन का यूज हो, या आप कह सकते हो हम इस तरह की एनर्जी बनाएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे यूज होगी। तो ये एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये इंडिया का एक तरह से पहला ऐसा एनर्जी इनिशिएटिव है जो दो बहुत बड़ी कंपनीज के बीच में हुआ है, ताकि कंट्री का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का, लाइक 450 गीगावाट हमने अचीव करना है कौन से ईयर तक, 2030 तक। ऐसे ही 175 मतलब 175 गीगावाट अचीव करना है 2022 तक, तो उसको अचीव किया जा सके। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको हम कम कर सकें, और उसको अगर रोक लिया तो इसका मतलब हम ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरह से जो है वो कम कर सकते हैं। और एनटीपीसी वैसे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने लिया है टारगेट कि 2032 तक हम अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और हम इस तरह से काम करेंगे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकें। तो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एनटीपीसी और आईओसीएल के बीच में ये टाई अप हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन जो है वो स्लाइड से ही याद रखें। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। हु लॉन्च द इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी एट द G20 समिट 2021। G20 की अध्यक्षता पता है कि आपको इस साल कौन कर रहा है, इटली कर रहा है 2021 में। और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया G20 समिट के अंदर, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। मतलब मीथेन एमिशन को हमने क्या करना है, कम करना है। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और ईयू मतलब दोनों ने ही इसको स्टार्ट किया, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी होगा। तो आप देख सकते हो जो ये इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है, ये एक डाटा ड्रिवन एक्शन फोकस्ड इनिशिएटिव है, ताकि मीथेन एमिशन को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। और एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले शुरुआत की जाएगी कि हम मीथेन एमिशन को कम करें, फिर अलग अलग सेक्टर्स में देखा जाएगा। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूरोपियन यूनियन जो है वो इसमें 100 मिलियन यूरो जो है वो इसका फंड रखा गया कि मीथेन एमिशन को कम करने इतना पैसा खर्च करेंगे अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। और इसमें टारगेट रखा गया कि 30% मीथेन एमिशन कम कर देंगे जितनी आज है 2030 तक। तो ये टारगेट रखा गया है, तो इसलिए याद रखना है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में है, कीनिया के अंदर। यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे है, ब्रसल बेल्जियम के अंदर। तो दोनों चीजें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करता है ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब ऑयल के साथ, टू बूस्ट टेक्नोलॉजी इन द एनर्जी सेक्टर।
अब देखो यार, अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपनी नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना है एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो उनको किसी इंस्टीट्यूट की एक्सपर्टीज एडवाइस चाहिए, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट कौन प्रोवाइड करेगा? आईआईटी गुवाहाटी, जो कि असम का, आप कह सकते हो पूरे इंडिया का जो है वो बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट में शामिल है। तो आपने याद रखना है, नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर। और ये पार्टनरशिप जो है वो जितनी भी अभी की टेक्नोलॉजी है उसको नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगी। नॉलेज अपग्रेडेशन होगी, आईआईटी गुवाहाटी अपनी नॉलेज को शेयर करेगा किसके साथ? इंडियन ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। और साथ ही साथ नई इनोवेशन के ऊपर काम करेगा, और ऑलरेडी जो उनके वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी आईआईटी गुवाहाटी करेगा। और आईआईटी गुवाहाटी ऐसा इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड इस काम के लिए ज़्यादातर कि वो टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर जो है वो पेट्रोलियम एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के अंदर लेके आएंगे। यही आईआईटी गुवाहाटी का लक्ष्य है। फिर से क्वेश्चन ऐसा है जो आपने स्लाइड से ही याद रखना है। तो आप देख सकते हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड collaborates to develop technology on energy and allied sector। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, आईआईटी गुवाहाटी अपनी एक्सपर्टीज एडवाइस प्रोवाइड करेगा किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ज्वाइंट रिसर्च एक्टिविटीज जो हैं वो दोनों ने एक मतलब लक्ष्य रखा है कि हम लोगों तक पहुंचेंगे और सोसाइटी को और इंप्रूव करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेहतर होंगी और उसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी आईआईटी गुवाहाटी की मदद से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन। सिटीजन टेली लॉ मतलब आप कह सकते हो कि जो भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो भी लिटिगेशन केसेस हैं जो कि लोगों के लिए हैं, और उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये टेली लॉ जो है वो 124 तरह की लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। इवन ये लोगों को बताएगा कि किस तरह की सहायता जो है वो आप लीगली जो है वो ले सकते हो। और एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, टेली लॉ ऑन व्हील्स, टेली लॉ ऑन व्हील्स। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वो एक वैन चलाई जाएगी जिसमें जो है वो लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से लीगल एडवाइस लोग ले सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से, वो भी यहाँ पे आपको सहायता मिलेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा लॉयर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हो इस एप्लीकेशन के ऊपर, और कोई भी लीगल एडवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यूनियन मिनिस्टर लॉ के कौन है? किरण रिजिजू जी। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन एप्लीकेशन का नाम याद रखना, टेली लॉ। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी कंपनी को 120 मिलियन डॉलर का, आप कह सकते हो 900 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश के अंदर लगेगा? फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आप स्लाइड से ही याद रखोगे, और इस कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो टाटा प्रोजेक्ट्स जो है वो 400 किलोवाट 400 किलो वोल्ट का जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट बनाएगी, जिसमें खर्चा 120 मिलियन डॉलर का जो आएगा, और वो बनेगा कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। लेकिन ये जो टाटा प्रोजेक्ट बनाएगा, ये पैसा जो है वो बेसिकली कहां पे आएगा? एक्सिम बैंक की तरफ से दिया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से ये एक तरह से लोन जो है वो दिया जाएगा। और ये 120 किलोमीटर का जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन बनाया जाएगा, और ये 30 महीने में पूरा किया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2.5 साल में जो है वो इसको पूरा किया जाएगा। और इवन इसमें यह भी फैसिलिटी रखी गई है कि 1600 मेगावाट पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाए झारखंड और बांग्लादेश के बीच में, ताकि पावर को शेयर जो है वो किया जा सके। तो ये है हमारे पास टाटा प्रोजेक्ट्स। तो याद रखना है, टाटा प्रोजेक्ट को एक ऑर्डर मिला है 120 मिलियन डॉलर का कि एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाएंगे कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। ये 400 किलो वोल्ट का प्रोजेक्ट होगा जो कि 120 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जो है वो यहां पे बनाई जाएगी। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें आपको जितनी भी हमारे 75 ईयर्स की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसका उद्घाटन जो है, मतलब इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। यूएसए के एरिक कैनार्ड को 2012 की जो लंदन ओलंपिक्स थी उसमें हाई जंप में गोल्ड मेडल जो है वो दे दिया गया है रशियन डोपिंग एलिगेशन के बाद। मतलब जो रशिया के प्लेयर जिनको गोल्ड मेडल मिला था, उनको डोपिंग के कारण जो है वो उनके ऊपर तो बैन लगा दिया गया,
तो गोल्ड मेडल जो है वो अब उनको मिल गया, मतलब अपग्रेड हो गया जो उनके नीचे थे। तो एरिक केनार्ड को जो है वो क्या मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया। अदरवाइज इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, क्योंकि जो पहले और दूसरे नंबर पे थे वो रशियन प्लेयर थे, गोल्ड और सिल्वर वाले। तो रशियन प्लेयर तो हो गए बैन, मतलब उनको तो बैन कर दिया गया है। अब जो है वो हमारे पास आगे आ चुके हैं, कौन, एरिक केनार्ड। तो याद रखना है ये पहले ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, लेकिन अब इनको जो है वो गोल्ड मेडल में अपग्रेड कर दिया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये फैसला किसने लिया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बेक। डिफेंस सेक्रेटरी ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट एट एनडीसी। एनडीसी का मतलब है नेशनल डिफेंस कॉलेज, जो कि कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और एक बुक लॉन्च की है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, डॉक्टर अजय कुमार हैं, अजय कुमार। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें एसेस लिखे हुए हैं, ऑपरेशंस हैं इसमें नेवी के, इवन आप कह सकते हो आर्मी के भी। नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशंस हुए हैं, एयर पावर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हुए, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हुए, उसमें लिखा हुआ है। और आज के और आने वाले टाइम में क्या हमारे टारगेट्स हैं या हमने क्या अचीव किया है पिछले सालों में, वो भी इसके अंदर जो है वो मेंशन्ड है। तो जस्ट एक बार इसको रीड कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को जो है वो मनाया गया। तो फिर से ये जो आप कह सकते हो दयालु भावना है, उसको अपने मन के अंदर रखना है, खास करके सोसाइटी के प्रति, उसको मोटिवेट करता है। और एक दूसरे के अंदर अगर हम दया भावना रखेंगे, तभी जो है हम दूसरों को भी आगे लेके जा सकते हैं और खुद को भी आगे लेके जा सकते हैं। और खास करके दो कंट्रीज के बीच में पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए आपको दया भावना जो है वो अपने मन के अंदर रखनी होगी। उसी दिन को ये सेलिब्रेट करता है, 13 नवंबर को। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्वालिटी डे, 11 नवंबर को मनाया गया। दिन पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड क्वालिटी डे, तो ये सेकंड थर्सडे मनाया जाता है। सेकंड थर्सडे मनाया जाता है हर नवंबर में। तो इस बार सेकंड थर्सडे 11 नवंबर को आ गया। ऐसे ही 2022 में अगर आप देखोगे, ये कौन सी नवंबर को आएगा, ये 10 नवंबर को आ जाएगा। तो इसमें आप नाम से पता कर सकते हो कि ये दिन किसके बारे में फोकस करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। डेली लाइफ जो आपकी है उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके ये दिन जो है वो बनाया गया है। और वर्ल्ड क्वालिटी डे का थीम क्या है, सस्टेनेबिलिटी, इंप्रूविंग आवर प्रोडक्ट्स, पीपल एंड प्लैनेट। तो हमेशा इंप्रूव करते रहना है क्वालिटी को, ताकि अच्छी से अच्छी चीज जो है वो लोगों को प्रदान की जा सके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आरबी इशू डायरेक्शन टू द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक विद विड्रॉल कैप ऑफ 1000। तो लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आरबीआई ने लिमिट लगाई हुई है, विड्रॉल लिमिट लगाई हुई है, ताकि बैंक करप्ट ना हो सके बैंक, और लोगों को भी पैसा धीरे धीरे करके मिलता रहे। और यह है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। सिर्फ इतना याद रखना है कहां से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र, शोलापुर महाराष्ट्र से ये बैंक बिलोंग करता है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 13 नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक एज वेल एज द एक्टिव वोल्केनो ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, तो बहुत सिंपल सा आंसर था माउंट मैकेंजी, जो कि आपको ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा वाली साइड पे मिल जाएगा। अगर आप मैप देखोगे तो माउंट मैकेंजी जो है वो इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइंस है कि इनको सबसे पहले लोन देना है, प्रेफरेंस देनी है, और आपने बताना इनमें से कौन सा नहीं है उसके अंदर। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है, लेकिन 700 प्लस लाइक्स जो है वो लोगों से मिल जाने चाहिए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और शेयर कर दें यार इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और इसी तरह से मुस्कुराते रहोगे। जैसे आप चेहरा यहाँ पे है, इसी तरह से आपका होना चाहिए। जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी आसान हो जाएंगी ऐसे अगर आप खुश रहोगे, और आसपास का एनवायरनमेंट भी जो है आपका अच्छा रहेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।